हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉलेरा, हेलोफिलिक विब्रियो एंड एरोमोनाज इन्फेक्शन वाला चैप्टर। मैंने ये पूर्वा शास्त्री की बुक है माइक्रोबायोलॉजी की, उससे नोट्स बनाए हैं। तो आप भी अपूर्वा साथ में खोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Vibrio is a gram-negative bacilla. It is actively motile, due to the single polar flagellum it has, single polar flagellum, flagella at only one end of the bacteria. Then name Vibrio came from the vibratory motility it has. Mode of locomotion, like it is vibratory motility. Then Robert Koch was the one who isolated it and named it Coma bacillus due to its shape, of course. Then its habitat is it is ubiquitous, marine, सी वाटर में मिलता है, मरीन सॉल्टी इन्वायरमेंट में ज़्यादा विब्रियो रहते हैं. देन सरफेस वाटर्स, रिवर एंड सीवेज. तो ये सॉल्ट लविंग है, तो इसलिए ये मरीन वाटर्स में मिलता है. Then Vibrio cholera causes acute diarrheal disease. And so उसको cholera कहते हैं. And so now we'll study classification of Vibrios. This was the introduction part. Then there is classification of Vibrio. Classification of Vibrio is first we can do it based on the salt requirement. So based on salt requirement, salt is required by all the Vibrios, and optimum concentration it is the one which differs. Salt is required by all Vibrios, but some require more salt to flourish, some require less salt to flourish. So those who require less salt to flourish are non-halophilic. They grow without salt, just require 1% of salt, that is optimum, then can grow at a higher concentration. So higher concentration पे cannot grow at higher concentration, requires only 1% of salt, that is optimum for their growth. For example, Vibrio cholera and Vibrio mimicus. Then we have halophilic Vibrio, which can grow up to 7 to 10% of salt concentration. So it cannot grow in no salt. That is also true for non-halophilic, but as they also require 1% salt. But yeah, we can say that non-halophilic grow without salt and halophilic grow with salt. So the examples of halophilic Vibrio is Vibrio parahemolyticus, Vibrio algino, Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus, sorry, Vibrio parahemolyticus, Vibrio alginolyticus, Vibrio vulnificus. तो ये तीन हेलोफिलिक के एग्जांपल्स हैं, एंड विब्रियो कॉलेरा एंड विब्रियो मिमिकस इज एग्जांपल ऑफ नॉन हेलोफिलिक. देन गार्डनर एंड वेंकटरामन, गार्डनर एंड वेंकटरामन क्लासिफिकेशन, ये सेकंड क्लासिफिकेशन होगी. इस इट इज़ ऑफ ग्रेट एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फॉर ट्रैकिंग द आउटब्रेक्स. तो ये आउटब्रेक्स वगैरह देखने में कि कौन सा स्ट्रेन कहाँ से आया है और कैसे कहाँ से आउटब्रेक हो रहा है, ये सब चेक करने के लिए हमें जो गार्डनर एंड वेंकटरामन क्लासिफिकेशन है वो हेल्प करती है. सो हम विब्रियो कॉलेरा को क्लासीफाई करते हैं मेनली बेस्ड ऑन, फर्स्ट हम इसकी सेरो ग्रुपिंग करते हैं बेस्ड ऑन ओ एंटीजन. मोर देन 200 सेरो ग्रुप्स या सेरोवर्स हमने बना चुके हैं हम विब्रियो कॉलेरा के. दे दे आर अपडेटेड बाय साकाजाकी टाइपिंग स्कीम. तो साकाजाकी टाइपिंग स्कीम है जिससे हम इसे अपडेट करते हैं. सेरो ग्रुपिंग है. तो बायोटाइपिंग इज बाय वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन एंड ऑल्सो ससेप्टेबिलिटी टू पॉलीमिक्सिन बी एंड बैक्टीरियोफाज. तो पॉलीमिक्सिन बी और बैक्टीरियोफाज से ससेप्टेबल जो होगा और नहीं होगा उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं इसको. बायोटाइपिंग करते हैं. बायोटाइपिंग में वैसे दो टाइप्स होते हैं, एल्टोर एंड क्लासिकल, विच विल स्टडी लेटर अभी. सो सेरो ग्रुपिंग होती है, बायोटाइपिंग होती है, सेरो टाइपिंग होती है. सेरो टाइपिंग में हम माइनर एंटीजन डिफरेंसेस इन द ओ एंटीजन, बस उसको हम देखते हैं. देन देर इज ऑल्सो फाज टाइपिंग. फाज टाइपिंग में क्या होता है कि बायोटाइप्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय दिस टू, जो बायोटाइप्स है वो इससे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फाज टाइपिंग से, जो हमने यहाँ पे देखा कि ये बैक्टीरियोफाज से भी हम बायोटाइपिंग करते हैं. तो ये बेस्ड ऑन द ससेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट लाइटेक बैक्टीरियोफाज, तो लाइटेक बैक्टीरियोफाज के बेसिस पे करते हैं. बासु एंड मुखर्जी फाज टाइपिंग होती है, जिसमें हम ओवन बायोटाइप्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं. लेटर अपडेटेड बाय चट्टोपाध्याय एंड ऑल्सो एक्सपैंडेड टू इंक्लूड O139 स्ट्रेन बाय चक्रवर्ती. तो चक्रवर्ती O0139 स्ट्रेन को इंक्लूड करने के लिए हुआ. एंड बासु एंड मुखर्जी फाज टाइपिंग इज बेसिकली फाज टाइपिंग जो है उसका एग्जांपल. देन सो नाउ वी विल स्टडी दिस क्लासिफिकेशन.
there is Vibrio. Vibrio is divided into groups, Vibrio cholera and the other groups, other species. So Vibrio cholera को हम सेरो ग्रुप सेरोवार्स या सेरो ग्रुप सब ग्रुप सेरोवार्स, मतलब ये तीनों सेम ही मीन करते हैं, तो इनमें डिवाइड करते हैं. दिस इज सेरो ग्रुपिंग. तो हम O1 O139 एंड नॉन O1 O139 में डिवाइड करते हैं तीन ग्रुप्स. लाइक O1 is mainly which is responsible for all the pandemics, and O139 is basically for several epidemics and outbreaks in the coastal region, mainly India and Bangladesh के. Then O1 जो है वो responsible for all pandemics and most epidemics I had told you. Then agglutinated by O1 antisera. तो O1 strain है तो O1 antisera से agglutinate होगा. O139 जो है 1992 में हम डिस्कवर किए. देन नॉन O1 O139 वाला जो है उसमें O22 मोर ये O200 तक आते हैं, मतलब O1 और O139 नहीं आता. तो इनके अलावा जो भी स्ट्रेन है वो सब इसमें आएंगे. तो ये स्पोरैडिक आउटब्रेक्स कॉज करते हैं, ऐसे कभी कभी आउटब्रेक्स, नॉट एपिडेमिक्स और पैंडमिक्स नहीं करते. तो ये डायरिया एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस कुछ कॉज करते हैं, जो हम बाद में आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल है. बट एपिडेमिक कभी कॉज नहीं करेंगे. तो एपिडेमिक इज कैन बी ड्यू टू O139 एंड O1. पैंडमिक्स इज ऑल ड्यू टू O1. So next we have non-agglutinable और non-cholera vibrios, NCV और NAG. ये टर्म्स अब यूज़ नहीं होती. नैग विब्रियोज हम नॉन एग्लूटिनेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि सेरो ग्रुप जो अदर देन O1 है वो एग्लूटिनेट नहीं होते थे O1 से एंटी सीरम से. एंड ऑल्सो नॉन कॉलेरा विब्रियोज इसलिए कहते हैं क्योंकि दे वर थॉट टू बी नॉन पैथोजेनिक जो बाकी स्ट्रेन्स है. बट अब जो है काफ़ी पैथोजेनिक है, काफ़ी स्ट्रेन्स मिले जो पैथोजेनिक है मैन के लिए, एंड एग्लूटिनेबल विद द रिस्पेक्टिव एंटीसेरा. तो अपने रिस्पेक्टिव एंटीसेरा से एग्लूटिनेट भी हो जाते हैं और पैथोजेनिक भी है. तो ये नॉन कॉलेरा नॉन एग्लूटिनेबल वाली जो पॉइंट है वो अब यूज़ नहीं होता. देन वी आर डन विद सेरो ग्रुपिंग. सो नाउ विल डू बायोटाइपिंग ऑफ O1. सो इसमें देखते हैं हम ससेप्टिबिलिटी टू पॉलीमिक्सिन बी एंड बैक्टीरियोफाज. तो क्लासिकल में डिवाइड होता है एंड एल्टोर में डिवाइड होगा. क्लासिकल की वजह से सारे अभी तक 7 पैंडमिक्स हुए हैं. तो 7 पैंडमिक्स में से जो 6 पैंडमिक्स है वो कॉज करता है क्लासिकल टाइप, एंड देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय एल्टोर टाइप. एल्टोर कॉज द 7 पैंडमिक. तो 7th pandemic was by Eltor and first 6 was by classical. Classical is highly virulent and Eltor is like not that virulent like classical. So Eltor जो है वो it replaced classical. It is it caused 7th pandemic and first identified by Gottschalk at quarantine camp in Sinai Peninsula, Eltor Egypt. तो Eltor Egypt में इसको आइडेंटिफाई किया गया, तो इसका नाम इसलिए Eltor टाइप रख दिया. तो Eltor type currently all outbreaks and epidemics are caused by Eltor type, but occasionally classical भी involved होता है. सो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासिकल एंड एल्टोर डिक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ, क्योंकि एल्टोर आइसोलेट्स जो हैं वो क्लासिकल विब्रियो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं. तो उन्हें हम एल्टोर वेरिएंट्स और हाइब्रिड्स कह देते हैं. एल्टोर वेरिएंट्स या एल्टोर हाइब्रिड्स, एल्टोर वेरिएंट्स और एल्टोर हाइब्रिड्स. तो इसका एग्जांपल है मतलब मैटलैब वेरिएंट्स एंड मोजाम्बिक वेरिएंट्स. मैटलैब वेरिएंट्स एंड मोजाम्बिक वेरिएंट्स. Okay, so there is a table in Apurva which is for the differences between classical and Eltor type. So there is जो Eltor biotype है वो hemolysis and agglutination कराता है एरिथ्रोसाइट्स की, RBCs की. जो बीटा hemolysis in sheep blood अगर है वो भी Eltor type कराएगा, and chick erythrocyte agglutination वो भी Eltor type कराएगा. Then Eltor phage 5 susceptibility भी Eltor में मिलेगा, and VP Voges-Proskauer टेस्ट वो भी एल्टर बायोटाइप कराएगा. देन पॉलीमिक्सिन बी जो है 50 IU एंड ग्रुप 4 फाज ससेप्टिबिलिटी, ये दोनों चीज़ें जो है वो क्लासिकल बायोटाइप में मिलेगा. देन कॉलेरा टॉक्सिन जीन क्लासिकल बायोटाइप में CTX1 होगा और एल्टर बायोटाइप में CTX2 होगा. तो CTX1 एंड CTX2. देन तो ये हमने देख लिया बायोटाइपिंग क्लासिकल एंड एल्टर. अभी एल्टर ने रिप्लेस कर दिया क्लासिकल को. फर्स्ट 6 पैंडमिक्स बाय क्लासिकल, लास्ट 7th पैंडमिक इज वाज बाय एल्टर. डिस्टिंक्शन के लिए हम जो एल्टर टाइप है वो हिमोलाइसिस एंड एग्लूटिनेशन कराता है मेनली, एंड वॉक्स प्रॉस्कर टेस्ट को पॉजिटिव देगा. एंड जो क्लासिकल बायोटाइप है फाज 4 ग्रुप 4 फाज ससेप्टेबल है एंड पॉलीमिक्सिन बी ससेप्टेबल है. देर इज़ कोलेरा टॉक्सिन जीन जो CTX1 होगा क्लासिकल में एंड CTX2 होगा एल्टर में. देन एल्टर वेरिएंट्स और हाइब्रिड्स आ गए जो कि एल्टर टाइप से जो शो करते हैं क्लासिकल प्रॉपर्टीज़. सो एग्जांपल्स हो गए मैटलैब वेरिएंट्स एंड मोजाम्बिक वेरिएंट्स. देन नाउ वी सी सेरोटाइप्स ऑफ O1. सेरोटाइप्स में 3 सेरोटाइप्स आएंगे, ओगावा, इनाबा एंड
ओगावा, इनाबा एंड हिकोजिमा। ओगावा, इनाबा एंड हिकोजिमा, ओगावा, इनाबा एंड हिकोजिमा। तो ओगावा जो है वो मोस्ट कॉमन सेरोटाइप है, OIH है, OIH। तो ओगावा इज़ मोस्ट कॉमन सेरोटाइप। इनाबा जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है। हिकोजिमा इज़ अनस्टेबल ट्रांजिशनल स्टेट। अनस्टेबल ट्रांजिशनल स्टेट मतलब कि इसमें इनाबा और ओगावा दोनों के एंटीजन होंगे, तो हिकोजिमा में दोनों एंटीजन होंगे। ओगावा के जो एंटीजन है वो शिफ्ट हो जाते हैं इनाबा में कभी कभी, लाइक इट इज़ ड्यूरिंग एपिडेमिक्स शिफ्टिंग बिटवीन सेरोटाइप्स इज कॉमन। सो जो कॉमन सबसे कॉमन शिफ्टिंग है ओगावा से इनाबा बनना। तो ओगावा के जो एंटीजन वो चेंज होंगे इनाबा में, तो ये कॉमन शिफ्टिंग है ड्यू टू म्यूटेशन इन RFBT जीन। तो RFBT जीन है, RFBT जीन, इससे हम ओगावा टू इनाबा शिफ्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। ओके, सो दिस वाज सेरोटाइप्स एंड फाज टाइपिंग हमने पहले पढ़ी थी। तो दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशन, गार्डनर एंड वेंकटरामन क्लासिफिकेशन। देन नाउ विल सी पैथोजेनेसिस ऑफ कॉलेरा। सो pathogenesis of cholera. Cholera is toxin mediated, we all know. Then O1 and O139 produce toxin. So O1 and O139 होता है जो toxin produce करेगा, तो cholera हो जाएगा. Then transmission is by contaminated food and water, cholera from contaminated water, है ना. Then infective dose जो होती है वो extremely जो cholera है वो extremely acid लेबाइल है, acid में जाते ही मर जाता है, तो इसलिए इसको high dose में देना होगा ताकि डिजीज़ कॉज हो, मतलब हाई डोज में जाना चाहिए अंदर। तो 10⁻⁹ बैसिलाई जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए टू बाईपास द गैस्ट्रिक बैरियर, तो ताकि एसिड से मरे ना, तो 10⁻⁹ बैसिलाई चाहिए हमें, 10⁻8 सॉरी 10⁸ बैसिलाई चाहिए। सो जो फैक्टर्स प्रमोटिंग ट्रांसमिशन होते हैं वो हाइपोक्लोरिडिया और एंटासिड्स, जो भी ऐसी चीज़ जो स्टमक में एसिड प्रोडक्शन कम करे, तो एसिड कम होगा तो कॉलेरा बैक्टीरिया कम मरेंगे। तो सॉरी, वन सेकेंड, यस, कॉलेरा बैक्टीरिया कम मरेंगे। एंड जब कॉलेरा तो हमें कम डोज में कॉलेरा बैक्टीरिया चाहिएगा, लाइक 10⁸ बैसिलाई भी नहीं चाहिए टू कॉज द डिजीज, तो दिस विल इंक्रीज द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। Then now crossing the protective layer of mucus in small intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमें म्यूकस लेयर जो है उसको क्रॉस करना है। तो दिस इज अचीव्ड बाय हाई मोटिलिटी, जो मोटिलिटी ज़्यादा है, सिंगल पोलर फ्लैजेलम है उसमें विब्रियो में, एंड ऑल्सो ड्यू टू म्यूसिनेज एंड प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जो कॉलेरा में है, म्यूसिनेज एंड प्रोटीलिटिक एंजाइम जो कॉलेरा में होगा। देन हीमोग्लूटिनिन प्रोटीएज होता है, सी देर इज विब्रियो, इट हैज़ टू क्रॉस द म्यूकस लाइनिंग टू रीच द एपिथेलियल सेल्स, तो एपिथेलियल सेल्स तक पहुंचने के लिए ये म्यूसिनेज प्रोटीएज वगैरह ये सब रिलीज करेगा, एंड इसके पास मोटिलिटी भी है। देन ऑल्सो देर इज अ हीम एग्लूटिनिन प्रोटीएज, कॉलेरा लेक्टिन कहते हैं इसे। तो हीम एग्लूटिनिन प्रोटीएज कॉलेरा लेक्टिन, हीम एग्लूटिनिन प्रोटीएज कॉलेरा लेक्टिन जो है वो म्यूकस को क्लीव करेगा एंड फिब्रोनेक्टिन को क्लीव करेगा। तो म्यूकस एंड फिब्रोनेक्टिन को क्लीव करके ये एपिथेलियल सेल्स तक चले जाएगा। तो हीम एग्लूटिनिन प्रोटीएज कॉलेरा लेक्टिन कहते हैं इसे। तो एडेशन एंड कोलोनाइजेशन टू इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो एपिथेलियम में एडेशन एंड कोलोनाइजेशन होगी टाइप 4 फिम्ब्रिया की वजह से, तो TCP होती है। टाइप 4 फिम्ब्रिया इज TCP, टॉक्सिन कोरेगुलेटेड पाइलस, टॉक्सिन कोरेगुलेटेड पाइलस। तो अब ये बैक्टीरिया पहुंचा, स्टमक को क्रॉस किया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में जाके म्यूकस लाइनिंग को ब्रेक किया, लाइक लाइसिस क्लीविंग ऑफ म्यूकस एंड फिब्रोनेक्टिन ड्यू टू द हीमोग्लूटिनिन प्रोटीएज। तो उसके बाद वो क्लीव करके एपिथेलियल सेल्स में जाके एडेशन एंड कोलोनाइजेशन करेगा ड्यू टू द टाइप 4 फिम्ब्रिया, अटैच करता है उससे टॉक्सिन कोरेगुलेटेड पाइलस की वजह से, टॉक्सिन कोरेगुलेटेड पाइलस होता है TCP। तो फिर उसके बाद कॉलेरा टॉक्सिन का काम आएगा, जो आफ्टर इस्टेब्लिशिंग जो एंटेरोटॉक्सिन है कॉलेरा टॉक्सिन, इट इज़ रिलीज्ड। कॉलेरा टॉक्सिन रिजेंबल्स LT इज लेबाइल, हीट लेबाइल टॉक्सिन। तो हीट लेबाइल टॉक्सिन ऑफ इकोलाई, तो लेबाइल टॉक्सिन जो है LT जो है वो इकोलाई का होता है, एंड उसको रिजेंबल करता है CT, कॉलेरा टॉक्सिन, इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो CT, बट CT इज मोर पोटेंट देन LT। Now the structure of CT, if we see, so there are two types of peptides, 6 subunit, 5 B binding fragment, 5 binding fragment and 1 active fragment। तो जो बाइंडिंग फ्रेगमेंट है वो बाइंड करता है GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स, GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स होते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे बाइंड करेगा एंड A को इंटरनलाइज कर लेगा। तो लाइक ये अगर B एंड ये A है, तो जो B है वो जाके सेल से बाइंड किया एंड GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर से, एंड A को इंटरनलाइज कर दिया, तो ये सेल के अंदर चला गया। देन देर इज A इज इंटरनलाइज एंड इट कॉजेज ADP राइबोसाइलेशन ऑफ G प्रोटीन, तो G प्रोटीन की राइबोसाइलेशन हो जाएगी ADP राइबोसाइलेशन ऑफ G प्रोटीन। तो उसकी वजह से एडिनाइलेट साइक्लेज का इफेक्ट बढ़ेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो है वो CAMP को बढ़ा देगा बेसिकली।
तो एडिनाइलेट साइक्लेज बढ़ा, सीएमपी बढ़ जाएगा। तो पहले बी फ्रैगमेंट बाइंड हुआ, ए फ्रैगमेंट इंटरनलाइज हुआ, ए फ्रैगमेंट जाके एडीपी राइबोसिलेशन ऑफ जी प्रोटीन, एडीपी राइबोसिलेशन ऑफ जी प्रोटीन क्या करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ाएगा एंड कैंप बढ़ जाएगा, साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा। तो साइक्लिक एएमपी बढ़ा तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी एंड क्लोराइड सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन इन विलस सेल्स डिक्रीजेस एंड क्लोराइड सिक्रीशन इन क्रिप्ट सेल्स इंक्रीजेस। तो सी फॉर क्लोराइड, सी फॉर क्रिप्ट, तो सी फॉर क्लोराइड, सी फॉर क्रिप्ट इसमें इंक्रीज हो जाएगा एंड सोडियम की एब्जॉर्प्शन लेवल कम हो जाएगी। तो NaCl जब बेसिकली ल्यूमेन में ज़्यादा होगा तो वाटर को भी खींच लेगा अपने साथ, तो सेल्स से वाटर भी आ जाएगा। तो वाटर भी ल्यूमेन में आ गया आइसोटोनिक फ्लूइड बनाने के लिए एंड वाटरी डायरिया होगा इसकी वजह से। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ, NaCl बाहर है एंड वाटर भी बाहर चला गया। तो उसकी वजह से शॉक हो सकता है, प्रोफाउंड डिहाइड्रेशन एंड ऑल्सो एसिडोसिस ड्यू टू द बाइकार्बोनेट लॉस। बाइकार्बोनेट भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो बाइकार्बोनेट लॉस हो जाएगा। तो देर इज़ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, शॉक, प्रोफाउंड डिहाइड्रेशन हो जाएगी एंड एसिडोसिस ड्यू टू द बाइकार्बोनेट लॉस। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं कॉलरा में। तो जीन फॉर कॉलरा टॉक्सिन इज CTX जीन, CTX1 इन द क्लासिकल टाइप, CTX2 इन द एल्टर टाइप। सो फाज कोडेड होता है ये जीन, फाज कोडेड जीन मतलब कि बैक्टीरिया के पास खुद के पास ये जीन नहीं होता है। तो बैक्टीरियोफाज होता है, फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज होता है जो CTX जीन लाता है, इनकॉर्पोरेटेड एज प्रोफाज इनटू द विब्रियो कॉलरा क्रोमोसोम। तो अगर ये बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरा का और ये इसका क्रोमोसोम है, तो बाहर से एक फाज आएगा एंड वो इसके पास एक DNA फ्रेगमेंट छोड़ेगा जो कि जाके इसमें बाइंड होगा, प्रोफाज स्टेज में रहेगा अंदर। देन दिस प्रोफाज विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। So this is like the gene for the toxin is not carried inside by the bacteria, it is carried by the bacteriophage. So therefore the gene CTX gene it is phage coded and filamentous bacteriophage लाता है इसे। तो phage genome also codes, तो जो फाज है बैक्टीरियोफाज जो CTX जीन ला रहा है वो ऑल्सो कोड फॉर TCP, द टॉक्सिन को रेगुलेटेड पाइलस ट्राइफोर फिमरिया जो एडहेशन एंड कोलोनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड था इंटेस्टिनल एपिथेलियम में। देन देर इज असेसरी कोलोनाइजेशन फैक्टर्स, कोलोनाइजेशन के लिए असेसरी फैक्टर्स होंगे एंड अदर रेगुलेटरी जीन्स। तो ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें कोड करता है फैज DNA, लाइक फैज जीनोम। फास्ट जीनोम में होता है एक CTX जीन होता है फॉर द कॉलरा टॉक्सिन, देन TCP कोड करता है टॉक्सिन को रेगुलेटेड पाइलस, देन देर इज असेसरी कोलोनाइजेशन फैक्टर्स एंड ऑल्सो अदर रेगुलेटरी जीन्स। देन द अदर वायलेंस फैक्टर्स क्या है, तो जोना ऑक्लूडेंस टॉक्सिन होता है जो डिस्टर्ब्स टाइट जंक्शन बिटवीन द म्यूकोजल सेल्स। तो म्यूकोजल सेल्स के बीच में जो जंक्शन होगा, जो टाइट जंक्शन होगा उसको ब्रेक करने के लिए देर इज जोना ऑक्लूडेंस टॉक्सिन। देन असेसरी कोलोनाइजेशन फैक्टर जो फाज कोडेड है, हमने ऊपर अभी देखा। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, LPS में जो LPS में वाली लेयर में जो एंडोटॉक्सिन होता है तो वो भी इम्यूनोजेनिक है एंड देयरफॉर इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ किल्ड वैक्सीन्स। तो कॉलेरा की वैक्सीन बनाने के लिए हमें काम आता है एंडोटॉक्सिन वाला, जो LPS लेयर में उसका एंडोटॉक्सिन होगा तो उसकी वजह से वो इम्यूनोजेनिक है तो उससे हम वैक्सीन बना लेते हैं। ओके, तो जोनोक्लूडेंस टॉक्सिन है, असेसरी कोलोनाइजेशन फैक्टर्स एंड बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन इम्यूनोजेनिक होता है। तो ये तीन चीज़ें और है वायलेंस फैक्टर्स। Then finally we reach the classical manifestations or clinical manifestations. Clinical manifestations O1 and O139 दिखाता है। तो इसमें तीन टाइप हो सकता है, एक है एसिम्टोमेटिक, 75% केसेस में एसिम्टोमेटिक रहेगा। देन माइल्ड डायरिया या कॉलेरा होगा 20% ऑफ केसेस में, एंड सडन ऑनसेट ऑफ एक्सप्लोजिव एंड लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया, लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया होता है 5% में, दिस इज कॉल्ड कॉलेरा ग्रेविस, कॉलेरा ग्रेविस CG। कॉलेरा ग्रेविस होता है 5% ऑफ द लाइक टाइम्स ऑफ केसेस। 20% में माइल्ड डायरिया कॉलेरा होगा और 75% एसिम्टोमेटिक रहेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड होगा 24 to 48 आवर्स। मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं इसकी, तो चार मैनिफेस्टेशन है, वाटरी डायरिया, राइस वाटर स्टूल, मसल क्रैम्स एंड वॉमिटिंग। तो वाटरी डायरिया, राइस वाटर स्टूल, मसल क्रैम्स एंड वॉमिटिंग। फीवर मे बी इट इज़ यूजुअली एबसेंट, फीवर यूजुअली एबसेंट होगा। सो वाटरी डायरिया होता है वो पेनलेस होता है। कॉलेरा बिगनिंग को मार्क करता है, कॉलेरा बिगनिंग में वाटरी डायरिया होगा एंड इट क्विकली बिकम वॉल्यूमिनस। तो वाटरी डायरिया क्विकली बिकम्स वॉल्यूमिनस। एंड राइस वाटर स्टूल जो वो नॉन बिलस है, नॉन बिलस मतलब कि बाइल बाइल नहीं है उसमें, तो बाइल नहीं है तो कलर नहीं होगा ज़्यादा, तो राइस वाटर लाइक वो थोड़ा क्लाउडी एंड वाटरी दिखेगा, म्यूकस फ्लेक्स आएंगे उसमें एंड फिशी ऑफेंसिव ऑर्डर होगा, फिशी ऑफेंसिव ऑर्डर होगा एंड नॉन इन्वेसिव है तो कोई पस और ब्लड सेल्स भी नहीं मिलेंगे। पस और ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो पस और ब्लड सेल्स नहीं है फॉर गिविंग एनी कलर टू द फीचर्स। बाइल नहीं है तो कोई कलर इतना कुछ आता नहीं है, तो इसलिए क्लाउडी और वाटरी दिखते हैं बस वो। तो इसलिए राइस वाटर स्टूल तो लुक्स लाइक द वाटर इन विच राइस वॉज बॉइल्ड और ऐसा कुछ करके, लाइक राइस वाटर स्टूल। तो नॉन बिलस है, क्लाउडी एंड वाटरी है, म्यूकस फ्लेक्स आएंगे, फिशी ऑफेंसिव ऑर्डर होगा। तो
वाटरी डायरिया हो गया जिसमें वॉल्यूमिनस स्टूल होगा, वाटर लाइक राइस वाटर स्टूल होगा जिसमें कलर नहीं होगा तो नॉन बिलस वगैरह। देन मसल क्रैम्प्स होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर यूजुअली एब्सेंट होगा। ओके, देन प्रोग्रेशन ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा तो मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होंगी ऑफकोर्स, है ना। तो फ्लूइड लॉस होगा तो लॉस ऑफ बॉडी वेट भी होता है। देर इज़ लेस देन 5% फ्लूइड लॉस है तो बस थर्स्ट इंक्रीज होगा, तो सिम्टम बस थर्स्ट इंक्रीज होगा। 5 to 10% अगर बॉडी वेट लाइक 5 to 10% ऑफ द फ्लूइड लॉस है तो वहाँ पर पोस्टरल हाइपोटेंशन होगी, हाइपोटेंशन क्योंकि लाइक वाटर लॉस हुआ है तो हाइपोटेंशन होगा। देन वीकनेस होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, टैकीकार्डिया एंड स्किन टर्गर इंक्रीज होगा। तो अगर पोस्टरल हाइपरटेंशन होगी तो हार्ट रेट बढ़ेगा, तो वो हार्ट रेट टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया हाइपरटेंशन एंड वीकनेस तो आएगी। स्किन टर्गर भी डिक्रीज होगा क्योंकि फ्लूइड लॉस होगा तो स्किन टर्गर भी लॉस हो गया। देन मोर देन 10% अगर लॉस हो गया तो रीनल फेलियर होगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस रहेगी एक्यूट इन द किडनी, सो रीनल फेलियर होगा एंड फ्लूइड लॉस होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑलिग्यूरिया हो जाएगा, ठीक है, ऑलिग्यूरिया होगा, संकन आइज हो जाएंगी, आइज संक करेगी, वीक और एब्सेंट पल्सेस, क्योंकि फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। संकन फॉन्टेनल्स इन इन्फेंट्स, रिंकल्ड रिंकल्ड वॉशर वुमेन स्किन, रिंकल्ड वॉशर वुमेन स्किन हो जाएगी, स्किन टर्जर लॉस लाइक फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो रिंकल्ड वॉशर वुमेन स्किन हो जाएगी। एंड सोमनोलेसेंस और कोमा भी हो सकता है क्योंकि फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो गया तो ब्लड वगैरह फ्लो कम हो जाएगा। तो ऑलिग्यूरिया होगा, ऑलिग्यूरिया होगा, संकनाइज होगी, वीक और एब्सेंट पल्सेस, संकन फॉन्टेनल्स, रिंकल्ड वॉशर वुमेन स्किन एंड सोमनोलेंस और कोमा। तो ये सब चीज़ें होंगी। देन एपिडीमियोलॉजी क्या होती है, तो हम देखेंगे अब एपिडेमियोलॉजी। इसमें कॉलेरा जो है वो क्या कॉज करता है, एक एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, आउटब्रेक्स, लिमिटेड एंड स्पोरैडिक स्प्रेड होता है। देन इसकी होमलैंड जो है वो वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश है टिल 19th century, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है शायद, तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। होमलैंड में इसमें वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश होगा टिल 19th century, होमलैंड तक कन्फाइंड था। लार्ज एपिडेमिक्स जो है पीरियडिकली होते थे, पर फिर फर्स्ट सिक्स पैंडेमिक्स वो होते हैं 1817 से 1923 के बीच में होते हैं। तो क्लासिकल बायोटाइप की वजह से हुआ फ्रॉम बंगाल टू द वर्ल्ड। देन देन 1923 से 1961 कॉलरा इज रिस्ट्रिक्टेड टू द होमलैंड, तो बीच में जो एक पीरियड आया जिसमें कॉलरा होमलैंड में रहा। देन उसके बाद सेवन्थ एपिडेमिक होता है स्टार्टेड 1961 बाय द एल्टर बायोटाइप। एल्टर बायोटाइप जो है वो थोड़ा माइल्डर कॉलरा कॉज करता है एंड कैरियर रेट जो है वो हाइयर है देन क्लासिकल टाइप, बिकॉज एल्टर इज हार्डियर, सर्वाइव्स लॉन्गर। तो एल्टर जो है वो इतना लाइक इतना सिवियर कॉलेरा कॉज नहीं करता, माइल्ड कॉलेरा कॉज करता है, बट कैरियर रेट ज़्यादा है तो वो स्टे करता है, तो वो स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है। तो 1961 में ओरिजिन जो है वो आउटसाइड इंडिया था, इंडोनेशिया सुलावेसी में ओरिजिन हुआ। तो एल्टोर इज़ नॉट लाइक एल्टोर्स होमलैंड इज़ नॉट बंगाल, इट ओरिजिनेटेड इन इंडोनेशिया सुलावेसी। तो इंडोनेशिया सुलावेसी में हुआ, 1964 में वो इंडिया आया, 1991 तक वो होल वर्ल्ड में चला गया। सो नाउ we'll see O139 strain जो बंगाल स्ट्रेन है, इसमें appears to be derivative of O1 एल्टोर, तो O1 एल्टोर से ये O139 आया है चेन्नई में, नॉट एग्लूटिनेटेड बाय एनी एंटीसिरा O1 और O1 टू O138। तो O1 से लेकर O138 तक कोई एंटीसिरा इसको एग्लूटिनेट नहीं कर पाया था। तो O139 इज वाज सेड टू बी अ डिफरेंट स्ट्रेन एंड इट वाज नेम्ड O139 और बंगाल स्ट्रेन क्योंकि बंगाल में हुआ, स्प्रेड फास्ट अलोंग द बे ऑफ बंगाल। बंगाल में ओरिजिन नहीं हुआ, चेन्नई में ओरिजिन हुआ, है ना, चेन्नई में ओरिजिन हुआ एंड बे ऑफ बंगाल के थ्रू ये चला गया वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से फिर ये बांग्लादेश की साइड चला गया, तो ये पूरा उस साइड स्प्रेड हो गया, तो इसलिए बंगाल स्ट्रेन नाम दे दिया इसको। देन O1 एल्टोर टाइप जो है वो कैप्सुलेटेड नहीं है, बट O139 जो है वो डिस्टिंक्ट LPS लेयर है उसमें और वो कैप्सुलेटेड है। तो LPS लेयर भी और कैप्सुलेटेड भी है O139। तो O139 इज इन्वेसिव एंड कॉजेज बैक्टीरिया एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस। तो बैक्टीरियमिया भी कॉज करता है, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस भी कॉज करता है। इट इज़ इन्वेसिव एंड डिस्टिंक्ट LPS कैप्सुलेटेड है। तो LPS लेयर O139 में है, इधर नहीं है, इधर कैप्सूल है, इधर नहीं है, एंड इधर इन्वेसिव भी है ये, ठीक है। तो बैक्टीरियमिया एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन भी कॉज करता है। तो LPS लेयर कैप्सुलेटेड O139 होगा। तो O139 कॉजेज लार्ज स्केल आउटब्रेक्स एंड जो O1 एल्टोर है और O139 है, इन दोनों की कोई भी क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं होती। O1 और O139 में क्रॉस प्रोटेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन विद वन स्ट्रेन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर द अदर। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, O1 एल्टोर हुआ है तो O139 भी हो सकता है, O139 हुआ है तो O1 एल्टोर भी हो सकता है, कोई इम्यूनिटी इनमें क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो जो O139 है
हाँ, तो O139 जो है वो लार्ज स्केल आउटब्रेक्स कॉज करेगा। लार्ज स्केल आउटब्रेक्स जो है 1994 में ओवन एल्टोर जो है वो इंक्रीज हो गया था। तो O139 ने पहले आउटब्रेक्स कॉज करे, देन 1994 में ओवन एल्टोर जो है वो बढ़ गया एंड उसने O139 को दोबारा रिप्लेस कर लिया। देन करंटली माइनर केसेस ही होते हैं बस O139 से, तो बीच में O139 काफ़ी बढ़ गया था, देन उसके बाद ओवन एल्टोर ने दोबारा ओवरटेक कर लिया। So currently, WHO says more than 1.3 to 4 million cholera cases होते हैं, 21K to 1.4K lakh deaths होती है per year due to cholera. Majority is O1 Eltor and occasionally O139 and classical biotype of O1. So, ending cholera is a roadmap to 2030 by WHO in 2017. तो WHO ने कहा इससे हम डिक्रीज डेथ्स बाय 90% से डेथ्स डिक्रीज कर देंगे एंड एलिमिनेट कॉलरा इन 2020 बाय द 2030। तो ये दो उनके गोल्स हैं। दो इंडिया में जो बंगाल में अब नहीं है, सिर्फ ये ऑल स्टेट्स आर अफेक्टेड। मॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिडिटी इज़ द नंबर ऑफ केसेज एंड मोर्टेलिटी इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स। तो ये दोनों डिक्रीज हुई हैं पर इंडिया में। सो NICED, National Institute of Cholera and Enteric Diseases in Kolkata. It is a national reference center for cholera. तो कॉलरा के सारे केसेस ज़्यादा मतलब नहीं होते जो ट्रीट, वो इधर रेफर हो जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स, एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हमारे पास फर्स्ट आता है रिजर्वॉयर, जो कि है ओनली ह्यूमन। देन देयर इज सोर्स इज एसिम्प्टोमेटिक केसेस एंड एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। जो कैरियर्स होते हैं उसमें कैरियर शॉर्ट लिव्ड होती है, पर फ्यू इंडिविजुअल्स कैन एक्सक्रीट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द बेसिलाई। सो केस टू कैरियर रेशियो जो है वो डिपेंड करता है कौन सा बायोटाइप है। केस टू कैरियर रेशियो जैसे क्लासिकल में 1:50 होता है एंड एल्टोर में 1:90। तो मतलब एल्टोर का हमने पढ़ा था कैरियज ज़्यादा होती है, तो कैरियर ज़्यादा होते हैं इसमें। तो केस टू कैरियर रेशियो इज 1:90 इन एल्टोर एंड 1:50 इन क्लासिकल। देन थर्ड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सीजन। तो हाई टेम्परेचर, रेनी सीजन, फ्लडिंग जो है इन सब में ये ज़्यादा कॉमन होता है, बट थ्रू आउट द ईयर कॉज मतलब हो सकता है ये कॉलरा डिजीज़। देन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सिवियरिटी ऑफ डिजीज़। तो प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी अगर नहीं है, या फिर ओ ब्लड ग्रुप जो है वो हाइयर रिस्क पे होता है, ए बी जो है वो लीस्ट रिस्क पे होता है, देन मैल न्यूट्रिशन कैन फेवर लाइक इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ डिजीज़, एंड लो इम्यूनिटी लाइक इन HIV पेशेंट्स, तो इट कैन इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ डिजीज़। तो प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी नहीं है, या फिर इम्यूनिटी लो है, या फिर ओ ब्लड ग्रुप है, या फिर मैल न्यूट्रिशन है, तो ये सब सिवियरिटी डिजीज़ की इंक्रीज़ कर देते हैं। तो फिर उसके बाद आता है फिफ्थ इज एज। जो इंटर एपिडेमिक पीरियड होता है उसमें ऑल आर इक्वली ससेप्टेबल, देन इन द एपिडेमिक पीरियड एपिडेमिक्स द चिल्ड्रन आर मोर अफेक्टेड बाय दिस बैसिलाई। देन हाई ट्रांसमिशन इंक्रीजेस बाय सैनिटेशन अगर कम होगी, पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, या पॉपुलेशन मोबिलिटी, मतलब कहीं पर भी जहाँ पर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर ये बढ़ जाएगा। ओके, विब्रियो कॉलेरा, इसका सेवेंथ फैक्टर होता है हैबिटेट। हैबिटेट जो है इसका कोस्टल सी, सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकिश एस्चुरीज होता है ना। तो इन एसोसिएशन विद जो ये सी, सॉल्ट वाटर इन सब में ये स्मॉल क्रस्टेशियंस के साथ एसोसिएशन में रहता है। तो उन एसोसिएशन में स्मॉल क्रस्टेशियंस का जिनके साथ ही रहता है, तो उनका एग्जांपल हुआ है कोपॉड्स, द क्रैब्स एंड द प्लैंक्टन्स। So copepods, crabs and planktons, copepods, crabs, planktons. They are small crustaceans in which form association with this bacilli. तो देन उसके बाद जो परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस इन इंटर एपिडेमिक पीरियड में ये इन क्रस्टेशियंस के साथ रहता है। एपिडेमिक में ये कैरियर एंड सब क्लिनिकल केसेज ऑफ कोर्स। वन नॉर्मली ये क्रस्टेशियंस के साथ रहता है, बट अगर एपिडेमिक वगैरह हो गया तो फिर वो ह्यूमंस में आएगा, तो कैरियर्स एंड सब क्लिनिकल केसेज में रहेगा। देन रेजिस्टेंस, स्टेबल टू एल्कली, स्टेबल टू रेफ्रिजरेशन। जैसे आइस में भी ये 4-6 वीक्स तक रह सकता है। एंड एल्टोर टाइप इज़ मोर रेजिस्टेंट देन क्लासिकल टाइप। तो ये होता है एल्कली, रेफ्रिजरेशन एंड एल्टोर। These three are like favorable for its survival. And the acid, heat, drying, sunshine, and disinfectants are not favorable. The bacilla is labile, acid labile, heat labile. लाइक हीट लेवाइल इज, अगर बॉईल करेंगे तो फ्यू सेकंड्स में मर जाएगा, 56 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो 30 मिनट्स के अंदर मर जाएगा। अगर ड्राई करेंगे इसको, सनशाइन में रखेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे तो मर जाएगा। डिसइंफेक्ट करने के लिए वी कैन यूज़ क्रेसॉल, और ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं 6 mg/L कंसनट्रेशन वाला। तो ब्लीचिंग पाउडर एंड क्रेसॉल बोथ कैन बी यूज एज डिसइंफेक्टेंट्स टू किल दिस बैसिलाई। So this was resistance 6 points, acid labile, heat labile, and disinfectants वगैरह से ये किल हो सकता है। एंड एल्कलाई, रेफ्रिजरेशन एंड एल्टोर जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है।
देन लैब डायग्नोसिस विल स्टार्ट विद स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कौन सा लेना है? वाटरी स्टूल ले सकते हैं, जो दिस इज द स्पेसिमेन फॉर चॉइस फॉर स्पेसिमेन ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट केसेस। तो एक्यूट केसेस में हम वाटरी स्टूल लेते हैं। इट इज़ कलेक्टेड बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले लेते हैं वाटरी स्टूल का सैंपल फॉर एक्यूट केसेस। जो रेक्टल स्वैब है वो लेते हैं हम कॉन्वालेसेंट पेशेंट्स या कैरियर्स के लिए, जिनका हम वाटरी स्टूल नहीं मिल सकता, तो उनके लिए हम रेक्टल स्वैब लेते हैं कॉन्वालेसेंट पेशेंट्स के लिए। Then second is transport or holding media. Transport or holding media is this have to be transported immediately to the lab. तो अगर डिले होगा तो स्टूल में 1 to 3 ml, स्टूल जो है वो 1 to 3 ml लेके, या फिर रेक्टल स्वैब जो है उसको हम इनोकुलेट करते हैं 1 to 20 ml ऑफ वेंकटरामन रामकृष्णन मीडियम, या फिर एल्कलाइन सॉल्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम, या फिर कैरी ब्लेयर मीडियम, या फिर ऑटोक्लेव्ड सी वाटर। तो इन चारों में से किसी में भी हम इसको इनोकुलेट करते हैं, ताकि हम अगर डिले हो ट्रांसपोर्ट में तो कोई हार्म ना हो। तो कैरी ब्लेयर मीडियम जो है वो ऑल्सो यूज फॉर साल्मोनेला एंड शिगेला, ये भी होता है। तो हमारे पास 4 है: वेंकटरामन रामकृष्णन मीडियम, अल्कलाइन सॉल्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम, द कैरीब्लर मीडियम एंड द ऑटोक्लेव्ड सी वाटर। तो ये ट्रांसपोर्ट है होल्डिंग मीडिया। देन इसके बाद हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, इसमें ग्राम स्टेनिंग करके कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग ऑफ द म्यूकस फ्लेक्स इन द फीसिस। तो ग्राम स्टेनिंग ऑफ द म्यूकस फ्लेक्स इन द फीसिस, इसमें क्या होगा? ग्राम नेगेटिव रॉड्स दिखेंगे, शॉर्ट कर्व्ड कॉमा शेप्ड होंगे ये, एंड अरेंज इन पैरेलल रोज। तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स दिख सकते हैं, gram negative rods which are arranged in parallel rows and they are short curved and coma shaped. Then fish in steam appearance भी कहते हैं इसको, बाय कॉश। कॉश ने इसको फिश इन स्टीम अपीयरेंस कहा था। जैसे यहाँ पर ये कर्व्ड कॉमा शेप्ड दिख रहे हैं ना, शॉर्ट कर्व्ड कॉमा शेप्ड बैसिल, तो ये ग्राम नेगेटिव है। दीज आर ग्राम नेगेटिव रॉड्स अरेंज इन पैरेलल रोज। देन उसके बाद जो ग्राम सेलिंग कर सकते हैं, या फिर हम हैंगिंग ड्रॉप करेंगे, तो उसमें जो डायरेक्शन है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होगी, लाइक अ डार्ट। डार्ट इज़ लाइक अ स्मॉल पॉइंटेड मिसाइल जो सडन मूवमेंट करेगी अगर हम टारगेट पे थ्रो करेंगे। तो इट्स देयरफॉर द मोटिलिटी इज कॉल्ड डार्टिंग मोटिलिटी और शूटिंग स्टार मोटिलिटी और द स्वार्मिंग gnats मोटिलिटी। तो इनको इस मोटिलिटी को इन 3 नाम से जानते हैं विब्रियो कॉलेरा की। देन उसके बाद हम फोर्थ इज वी कैन डू कल्चर। विब्रियो कॉलेरा का इज़ अ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, तो ऑर्डिनरी मीडियम न्यूट्रिएंट अगार पे भी ग्रो कर लेता है, एंड स्ट्रांगली एरोबिक है, ऑक्सीजन चाहिए इसे। तो इनिबिटिंग कमेंसल्स, कमेंसल्स को इनिबिट करना होगा, तो इसलिए जो फीकल स्पेसिमेन है उसको हम इनोकुलेट करते हैं साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली ऑन द एनरिचमेंट ब्रॉथ एंड द सेलेक्टिव मीडिया। तो एनरिचमेंट ब्रॉथ और सेलेक्टिव मीडिया दोनों पे हम उसको इनोकुलेट करेंगे। तो उसके बाद हमें 0.5 to 1% सॉल्ट जो है वो ग्रोथ के लिए यूज़ होगा। अल्कलाइन जो है, तो अल्कलाइन मीडियम में विब्रियो कॉलेरा ग्रो हो सकता है, बट कमेंसल्स नहीं हो सकते, है ना। अल्कलाइन में स्टेबल था एंड एसिड लेबाइल था विब्रियो कॉलेरा, तो अल्कलाइन में विब्रियो कॉलेरा ग्रो होता है एंड कमेंसल्स ग्रो नहीं होते। 0.5 to 1% सॉल्ट देते हैं ताकि विब्रियो ग्रो हो, है ना। तो ये करते हैं हम। फिर जो एनरिचमेंट ब्रॉथ है, उसमें फीकल स्पेसिमेन को इनोकुलेट किया एनरिचमेंट ब्रॉथ में। एनरिचमेंट ब्रॉथ जो है वो उसका एग्जांपल है मॉन्सोर्स टोरोकोलेट टेल्यूराइट पेप्टोन वाटर, या फिर अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। अल्कलाइन पेप्टोन वाटर में कर सकते हैं, या फिर मॉन्सूर्स टोरोकोलेट टेल्यूराइट पेप्टोन वाटर, इन दो में कर सकते हैं। एंड इंक्यूबेटेड फॉर 4 to 6 आवर्स। तो प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन नहीं करते क्योंकि कमेंसल्स फिर ग्रो हो सकते हैं, तो हम थोड़ा 4 to 6 आवर्स तक ही करते हैं, एंड सब कल्चर कर देते हैं उसके बाद ऑन अदर सेलेक्टिव मीडिया। तो एनएचएन ब्रॉथ पे किया, फिर सेलेक्टिव मीडिया पे सब कल्चर कर दिया। सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है? स्टूल जो है डायरेक्टली इनोकुलेट कर सकते हैं हम सेलेक्टिव मीडिया पे, लाइक टीसीबीएस अगार, अल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगार, या फिर मॉन्सूर जेलेटिन टोरोकोलेट ट्रिप्टिकेस टेल्यूराइट अगार GTTE। तो ये याद करना पड़ेगा। एंड मैकॉन्की अगार। तो ये 4 है सेलेक्टिव मीडिया जिसपे हम इसको इनोकुलेट कर सकते हैं। टीसीबीएस अगार की जो पीएच है वो 8.6 है, अल्कलाइन अल्कलाइन में स्टेबल है। बाइल सॉल्ट यूज्ड एज इनिबिटर फॉर द कमेंसल्स। सो बाइल सॉल्ट इज यूज्ड एज इनिबिटर। विब्रियो कॉलेरा इज कैन फर्मेंट सुक्रोज। सुक्रोज होता है ना टीसीबीएस अगार में, तो एस फॉर सुक्रोज, बी फॉर बाइल सॉल्ट। तो सुक्रोज को फर्मेंट करता है, लार्ज येलो कॉलोनीज बनाता है, जैसे यहाँ पर दिख भी रही है कि ये टीसीबीएस अगार है ग्रीन कलर, एंड देन येलो कॉलोनीज है विब्रियो कॉलेरा की, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर अल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगार होता है। अल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगार में ट्रांसलूसेंट ऑयल ड्रॉप कॉलोनीज दिखती है, ऑयल ड्रॉप दिखती है बाइल सॉल्ट अगार पे ज़्यादातर। एंड GTTE मीडियम पे ये ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज बनाता है ग्रेइश ब्लैक सेंटर के साथ, एंड टर्बिड हैलो होता है उसके अराउंड। तो ये ग्रेइश ब्लैक सेंटर है, ग्रेइश ब्लैक सेंटर, एंड उसके अराउंड ये टर्बिड हैलो है। तो ये ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज बनाता है GTTE पे।
एंड मैकॉन्ग की अगार में ये ट्रांसलूसेंट और पेल कॉलोनीज बनाता है, एंड लेट लैक्टोज फर्मेंटेशन होती है तो पिंक कॉलोनीज बन जाती है ऑन प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन। तो प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन पे देयर इज लैक्टोज फर्मेंटेशन, तो उसकी वजह से बन जाएगी पिंक कॉलोनीज, पर पहले बनती है ट्रांसलूसेंट एंड पेल कॉलोनीज। तो ये चार है टीसीबीएस अगार पे लार्ज येलो कॉलोनीज, अल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगार पे ऑयल ड्रॉप वाली कॉलोनीज ट्रांसलूसेंट, एंड जी ट्रिपल टी ए वाले पे ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज, एंड मैकॉन्ग की अगार पे पहले पेल देन उसके बाद पिंक। तो जी ट्रिपल टी ए की फुल फॉर्म मॉन्सूर जेलेटिन टोरोकोले ट्रिप्टिकेस टेल्यूराइट अगार। तो ये सेलेक्टिव मीडिया से। देन उसके बाद हम कल्चर स्मीयर एंड मोटिलिटी टेस्टिंग होती है। तो कल्चर स्मीयर इज शॉर्ट कर्व्ड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई दिखते हैं, एंड मोटिलिटी टेस्टिंग में हैंगिंग ड्रॉप करते हैं तो डार्टिंग मोटिलिटी। देन आइडेंटिफिकेशन के लिए दे कैन बी ऑटोमेटेड सिस्टम और कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम लाइक द माल्डीटॉफ और विटेक वाइटेक, देन और कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट जो इसमें निकल के आता है कैटालेज पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव, कैटालेज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव, CO पॉजिटिव। देन ICUT shows indole positive, the citrate is variable and urease is negative, TSI triple sugar iron test is AA, no gas, A by A, no gas, no H2S, सुक्रोज फर्मेंटर है ये। तो A बाय A नो गैस नो H2S सुक्रोज फर्मेंटर, तो कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई H2S प्रोड्यूस नहीं हुआ है, सुक्रोज फर्मेंटर है ये, एंड ए दिखता है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये एसिड एसिड एसिडिक एसिडिक पीएच करता है। Okay, so this was for identification. Then second way is the hemodialization of the blood agar. तो hemodialization कर लेते हैं, नॉन स्पेसिफिक लाइसिस ऑफ ब्लड सेल्स, नॉन स्पेसिफिक लाइसिस ऑफ ब्लड सेल्स ऑन द ब्लड अगार। तो ग्रीनिश क्लियरिंग अराउंड द मेन इनोकुलम, तो यहाँ पर जो मेन इनोकुलम है उसके अराउंड ये ग्रीनिश क्लियरिंग दिख रही है अराउंड द मेन इनोकुलम, दिस इज ड्यू टू द hemodialization ऑन ब्लड अगार। देन देयर कैन बी अ स्ट्रिंग टेस्ट, स्ट्रिंग टेस्ट में क्या होता है, देख कॉलोनी ऑफ विब्रियो हमने एक स्लाइड ली, उस पर कॉलोनी ऑफ विब्रियो डाला, देन उसको 0.1 लाइक लूप लिया, जो नाइक्रोम लूप होता है, तो उसमें हम 0.5% ऑफ सोडियम डिऑक्सीकोलेट, 0.5% ऑफ सोडियम डिऑक्सीकोलेट लूप जो है उसमें डिप किया, एंड लूप को फिर स्लाइड पे लेके गए जहाँ पर हमारे पास कॉलोनी है विब्रियो कॉलेरा की, लाइक बैक्टीरिया है स्लाइड पे। देन हम 0.5% सोडियम डिऑक्सीकोलेट उसमें डालते हैं, एंड उसके बाद जो स्लाइड पे है वो टर्बिडिटी अगर लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू द बैक्टीरिया जो थी, एंड म्यूकॉइड हो जाता है अगर वो, तो ये जो सस्पेंशन मतलब ये सस्पेंशन बन जाता है फिर उसके बाद वो म्यूकॉइड सा, एंड जब हम उसको लूप के साथ उसको हम लिफ्ट अप करते हैं सस्पेंशन से, तो वहाँ पर एक स्ट्रिंग बनता है बीच में, एक लाइक स्ट्रिंग ऐसे। यहाँ पर ये सोडियम डिऑक्सीकोलेट था एंड यहाँ पर ये विब्रियो कॉलेरा था, तो हमने ये पहले लूप इधर डाला, एंड इधर सोडियम डिऑक्सीकोलेट जो है वो विब्रियो कॉलेरा के साथ मिक्स हुआ, टर्बिडिटी लॉस्ट हुई, म्यूकॉइड बना, एंड उसके बाद हम उसे लिफ्ट कर रहे हैं, तो सी यहाँ पर ये स्ट्रिंग बन गया है फिर। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग टेस्ट फॉर विब्रियो कॉलेरा। तो तीन है फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऑटोमेटेड सिस्टम एंड कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट फॉर लाइक कैटालेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव। ICUT में देयर कैन बी इंडोल सिट्रेट, indole citrate, indole citrate is indole is positive, citrate is variable, and urease is negative, and TSI is A by A, no gas, no H2S। तो यहाँ पे प्लस वेरिएबल माइनस एंड देन TSI के लिए A by A, तो ये ICUT हो गया। देन जो हीमोडाइजेशन है ब्लड अगार पे, ब्लड अगार में क्या होगा कि नॉन स्पेसिफिक लाइसिस ऑफ ब्लड सेल्स है, तो उसकी वजह से एक ग्रीनिश क्लियरिंग दिख जाएगी अराउंड मेन इनोकुलम ड्यू टू द हीमोडाइजेशन। देन स्ट्रिंग टेस्ट में हमें एक स्ट्रिंग दिखेगा। तो ये हो गया तीन चीज़ें। देन उसके बाद बायोटाइपिंग हो सकती है, बायोटाइपिंग इज बाय बायोकेमिकल टेस्ट एंड ससेप्टिबिलिटी टू पॉलीमिक्सिन बी एंड बैक्टीरियोफाज, ये हमने ऊपर भी देखा था। देन इसका सेरो ग्रुपिंग होती है, तो स्पीशीज आइडेंटिफाई करने के लिए होता है सेरो ग्रुपिंग। तो एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं ऑन स्लाइड, एंड विब्रियो कॉलेरा पॉलीवेलेंट ओ एंटीसिरा यूज़ करते हैं, विब्रियो कॉलेरा पॉलीवेलेंट ओ एंटीसिरा। तो वो स्पेसिफिक सेरो ग्रुप्स जो होते हैं वो हम पता लगाते हैं बाय यूजिंग ग्रुप स्पेसिफिक एंटीसिरा। एंड फर्स्ट वी यूज़ O1 एंटीसिरा, O1 एंटीसिरा डाला, अगर वो एग्लूटिनेशन नहीं होती है तो मतलब वो O139 एंटीसिरा डालेंगे हम उस पर। फिर अगर एग्लूटिनेशन हो जाती है तो हम उसकी सेरोटाइपिंग करेंगे, फिर हमें पता लग गया ना सेरो ग्रुप से कि वो O1 है। देन उसके बाद हम सेरोटाइपिंग करते हैं साइमल्टेनियसली बाय ओगावा एंड इनाबा एंटीसिरा, ओगावा एंड इनाबा दोनों एंटीसिरा डाल देते हैं। तो ओगावा वाले पे सिर्फ ओगावा होगा, इनाबा वाले पे सिर्फ इनाबा होगा, एंड जो मिजो हिकोजिमा था, हिकोजिमा पे दोनों होंगे। तो अगर ओ पॉजिटिव सिर्फ ओगावा पॉजिटिव आया तो ओगावा सेरोटाइप, इनाबा पॉजिटिव आया तो इनाबा सेरोटाइप, एंड ओगावा एंड इनाबा दोनों पॉजिटिव आया तो हिकोजिमा सेरोटाइप। देन उसके बाद हम एंटीजन डिटेक्शन भी कर सकते हैं कॉलेरा डिप्स्टिक ऐसे से, एंटीजन डिटेक्शन बाय कॉलेरा डिप्स्टिक ऐसे, एंटीजन डिटेक्शन बाय कॉलेरा डिप्स्टिक ऐसे। एंड देन उसके बाद एक मॉलिकुलर मेथड होगा, डिटेक्ट विब्रियो कॉलेरा स्पेसिफिक जीन्स इन स्टूल। तो विब्रियो कॉलेरा स्पेसिफिक जीन्स डिटेक्ट कर सकते हैं हम स्टूल में बाय फायर फिल्म अरे
जो है ऑटोमेटेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर ऐसे, और मल्टीप्लेक्स्ड पीसीआर है, मल्टीप्लेक्स पीसीआर ऑटोमेटेड इज बायोफायर फिल्म अरे, बायोफायर फिल्म अरे, बायोफायर फिल्म अरे। इसमें एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैनल होता है जिसमें हम वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट वगैरह ये सब डिटेक्ट कर सकते हैं जो डायरिया कॉज करते हैं। तो इसमें हम साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर सकते हैं 22 एंटेरिक पैथोजेंस डायरेक्टली फ्रॉम स्टूल। तो 22 एंटेरिक पैथोजेंस डायरेक्टली हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम स्टूल, enteric pathogens 22 from biofire film array which have GI panel. Then उसके बाद हम 11th there is an AST and antibiotic susceptibility test. इसमें म्यूलर हिंटन अगार यूज़ होता है, डिस्क डिफ्यूजन मेथड से करते हैं। इंक्रीजिंग ड्रग रेजिस्टेंस ट्रेंड इन विब्रियो कॉलेरा फॉर गाइडिंग। तो अगर क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस जो है विब्रियो कॉलेरा में बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हम AST करते हैं पहले ही पता लगाने के लिए कि ये लाइक गाइडिंग द थेरेपी फॉर यूजिंग द ड्रग्स which will kill the bacteria, and the bacteria is not like resistance to that drug। तो हम वो वाली ड्रग देंगे जिसमें ससेप्टिबिलिटी नहीं होगी, सॉरी ससेप्टिबिलिटी होगी एंड रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो इसलिए AST यूज़ होता है। AST किस पे करते हैं? म्यूलर हिंटर नगार पे। म्यूलर हिंटर नगार यूज़ होता है डिस्क डिफ्यूजन मेथड में। देन उसके बाद हम फाइनली आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो अब फ्लूइड लॉस हुआ है तो सबसे पहले तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में हम बस ORS देते हैं। सिवियर केसेस में हम रिंगर्स लैक्टेट और नॉर्मल सेलीन देते हैं टिल कॉन्शियसनेस। देन कॉन्शियसनेस आ गई तो ORS। तो सिवियर केसेस में हम रिंगर्स लैक्टेट और, या तो हम रिंगर्स लैक्टेट और नॉर्मल सेलीन देते हैं रिंगर टिल कॉन्शियसनेस, है ना। तो कॉन्शियस होने तक रिंगर्स लैक्टेट और नॉर्मल सेलिन देंगे। देन एक बार कॉन्शियसनेस आ गई तो फिर उसके बाद हम उसको ORS ही देंगे। तो ORS ही है मेन तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट में। देन उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये माइनर रोल है क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन से हम पैथोजेनेसिस कर रहा है वो। तो टॉक्सिन से पैथोजेनेसिस हो रही है तो एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया किल करेंगे, टॉक्सिन तो फिर भी रहेगा, तो टॉक्सिन में काम नहीं आ रही है ज़्यादा। तो एंटीबायोटिक्स आर नॉट नेसेसरी फॉर क्योर। देयर ड्यूरेशन एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लॉस, ड्यूरेशन एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लॉस जो है वो कम करने में काम आता है बस ये। तो क्लियरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्टूल इंक्रीज़ कर देता है। क्लियरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ करेगा एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लूइड लॉस कम कर देगा। तो ये कैरियर स्टेज को भी प्रिवेंट करता है क्योंकि बैसिलाई को निकाल रहा है वो बॉडी से, तो उससे कैरियर स्टेज नहीं होगी, तो एंटीबायोटिक्स उसमें हेल्प कर सकता है। WHO जो है वो एंटीबायोटिक्स कहती है सिर्फ सिवियर टाइम पे दो। एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज एजिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रो एंड एरिथ्रोमाइसिन फॉर एडल्ट, चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी। एडल्ट्स में डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो दे सकते हैं इन एरिया ऑफ कंफर्म ससेप्टिबिलिटी। तो जहाँ पर ससेप्टिबिलिटी है वहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं एडल्ट्स में, वरना ड्रग ऑफ चॉइस इज एरिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन फॉर एडल्ट चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट। तो ट्रीटमेंट हो गया। अब प्रिवेंशन के लिए देखें तो जनरल मेजर्स हम क्या कर सकते हैं कि क्लीनलीनेस और सैनिटेशन वगैरह की, सैनिटरी डिस्पोजल, फूड सैनिटेशन, सेफ वाटर। देन नोटिफाइबल डिजीज़ है तो नोटिफाई करो। एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स लिए जाए, कंट्रोल प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लिया जाए, तो हैंड हाइजीन वगैरह ये सब भी हो। तो इन सब से हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ को। कीमो प्रोफाइल एक्सिस कर सकते हैं, जिसमें हम टेट्रासाइक्लिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस एंड अल्टरनेटिव इज़ डॉक्सीसाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन फॉर कीमो प्रोफाइल एक्सिस। तो मास एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सेस दे सकती है तो रेजिस्टेंस हो जाती है। तो मास एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सेस है ये, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगी। एंड WHO जो है वो रिकमेंड नहीं करता है दिस फॉर ट्रैवलर्स, तो कीमो प्रोफाइल एक्सेस रिकमेंड नहीं कर रहा है WHO फॉर ट्रैवलर्स। देन देर इज़ वैक्सीन्स फॉर प्रिवेंशन। वैक्सीन्स में होता है वैक्सीन्स देर आर, ओके सो वैक्सीन देर आर इंजेक्टेबल किल्ड वैक्सीन्स इसमें यूज़ नहीं होती है क्योंकि एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा थे। लोकल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो लोकल इंटेस्टिनल म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता था एंड एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा थे, तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं अब। तो ओरल कॉलेरा वैक्सीन OCV देते हैं हम, OCV इंजेक्टेबल नहीं देते, ओरल देते हैं हम। तो ओरल में किल्ड होल सेल वैक्सीन होती है और ओरल लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो किल्ड होल सेल वैक्सीन में देर आर टू। होल सेल वैक्सीन जिसमें हम किल्ड होल सेल्स ऑफ ओवन एंड ओवन 39 विब्रियो कॉलेरा देते हैं। टू फॉर्मुलेशन, शैंचॉल इन इंडिया एंड यूविकॉल इन साउथ कोरिया, यूविकॉल इन साउथ कोरिया एंड शैंचॉल इन इंडिया। तो इसमें शेड्यूल जो है वो 2 डोजेस देते हैं ओरली, मिनिमम 2 वीक्स का गैप देना होता है एंड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज पे देना होता है। मोर देन 1 ईयर ऑफ एज पे 2 वीक्स का गैप देकर दो डोज देंगे ऑफ शैंचोल इन इंडिया एंड यूविचॉल इन साउथ कोरिया। प्रोटेक्शन गिवन फॉर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स में देते हैं। जो होल सेल रिकॉम्बिनेंट बी सब यूनिट वैक्सीन है, होल सेल रिकॉम्बिनेंट बी सब यूनिट वैक्सीन, होल सेल रिकॉम्बिनेंट बी सब यूनिट वैक्सीन।
होल सेल रिकॉम्बिनेंट बी सब यूनिट वैक्सीन जो है इसमें रिकॉम्बिनेंट कॉलरा टॉक्सिन बी सब यूनिट होते हैं। तो कॉलरा टॉक्सिन में दो सब यूनिट थी ना, ए और बी सब यूनिट, तो बी सब यूनिट जो है इसमें रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करके एंड उसको भी डाला होता है। तो होल सेल प्लस रिकॉम्बिनेंट बी वाला एंटी वैक्सीन है ये। फॉर्मुलेशन इज डॉकर ड्यूकोरल, ड्यूकोरल इज द फॉर्मुलेशन, ड्यूकोरल इज द फॉर्मुलेशन। शेड्यूल इज मोर देन 2 ईयर्स ऑफ एज पे देते हैं, 2 डोज देते हैं 1 वीक गैप में। तो इसमें 2 डोज थी 2 वीक गैप में, एंड जो रिकॉम्बिनेंट बी सब यूनिट वाले में 2 डोज है 1 वीक गैप पे। एंड जो थर्ड डोज है फिर उसके बाद वो देते हैं 2 to 5 ईयर्स ऑफ एज पे जाके, 2 to 5 ईयर्स ऑफ एज के बीच में थर्ड डोज देते हैं। एंड दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर ओनली 2 ईयर्स। WHO जो है वैक्सीन का यूज़ सिर्फ एपिडेमिक्स और आउटब्रेक्स में कहता है, इंटर एपिडेमिक पीरियड में यूज़ नहीं करना चाहता। ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स जो है अभी हमने ऊपर देखा ये थी किल्ड होल सेल वैक्सीन। अब ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में द म्यूटेंट स्ट्रेन्स आर यूज्ड, दे लैक द कॉलरा टॉक्सिन जीन। तो कॉलरा टॉक्सिन जीन नहीं होता तो कॉलरा कॉज तो करेंगे नहीं, क्योंकि टॉक्सिन मीडिएटेड पैथोजेनेसिस है कॉलरा की। तो फिर हम बस म्यूटेंट स्ट्रेन्स लेते हैं जिसमें टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस हो सकता, तो उसको हम ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में यूज़ करते हैं। देयर इज CVD 103 HGR, CVD 103 HGR कमर्शियली कॉज वैक्स चोरा सिंगल ओरल डोज देते हैं इसकी वैक्स चोरा की, CVD 103 HGR। इंडिकेशन इज 18 to 64 ईयर्स ओल्ड में देते हैं, ट्रैवलिंग टू एक्टिव कॉलरा ट्रांसमिशन प्लेस। तो एक्टिव कॉलरा वाली प्लेस पे अगर कोई ट्रैवलर जा रहा है तो 18 to 64 ईयर्स में एज में, तो उसको हम देते हैं। एंड लिमिट द स्प्रेड ड्यूरिंग आउटब्रेक, तो आउटब्रेक के टाइम पे दे सकते हैं। प्रोटेक्शन इज 90% एट 10 days आफ्टर वैक्सीनेशन, 90% एट 10 days आफ्टर वैक्सीनेशन एंड लास्ट फॉर 3 to 6 months। तो 3 to 6 months तक प्रोटेक्शन मिलती है, एंड 90% मिल जाती है एट 10 days आफ्टर वैक्सीनेशन। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर कॉलरा इज नॉन O1 O139 विब्रियो कॉलरा जो होते हैं, जो एपिडेमिक्स पैंडमिक्स कॉज नहीं किया जिसने अभी तक। तो दिस रिजेंबल बायोकेमिकली टू O1 एंड O139। इसमें गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉज हो सकता है, एंड ट्रीटमेंट जो वो कॉलरा जैसे रहेगा। गैस्ट्रोएंटराइटिस में रो ऑयस्टर्स में की वजह से आउटब्रेक हो गया था मेक्सिको में। रो ऑयस्टर्स की वजह से स्टूल में होता है, वाटरी होते हैं, पार्टली फॉर्म्ड होते हैं, लेस वॉल्यूमिनस एंड ब्लडी और म्यूकॉइड होते हैं। तो जो कॉलेरा वाले थे उसमें वाटरी स्टूल्स, मतलब जो O1 एंड O139 वाला था उसमें वाटरी स्टूल्स होता है, जिसमें कि ब्लड और पस सेल्स ये सब नहीं आते हैं। पर इसमें जो है ये वाटरी है, पर इसमें ब्लड और म्यूकॉइड दोनों आ रहे हैं, एंड लेस वॉल्यूमिनस है, वो ज़्यादा वॉल्यूमिनस थे। एंड दिस इज़ पार्टली फॉर्म्ड। देन उसके बाद एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होते हैं, वॉमिटिंग उसमें भी थी, है ना। फीवर उसमें नहीं था, जनरली एब्सेंट था, इधर है। एंड इधर जो एपिडेमिक कभी कॉज नहीं करा है ना, एपिडेमिक और पैंडमिक नहीं कॉज करते हैं ये नॉन O1 एंड O139। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, एंटराइटिस। देन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस क्या होगी, ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर में इन्फ्लेमेशन, ओटाइटिस मीडिया। वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, एंड बैक्टीरिया। लिवर डिजीज़ पेशेंट में, लिवर डिजीज़ पेशेंट है, अगर कोई लिवर डिजीज़ पेशेंट है तो उसमें ये बैक्टीरिया कॉज कर सकता है। तो बैक्टीरिया, ओटाइटिस मीडिया एंड वुड इन्फेक्शन हो सकती है। देन बाय ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्सपोजर टू सी वाटर। तो सी वाटर का एक्सपोजर होना चाहिए, चाहे वो रिक्रिएशनल हो चाहे वो ऑक्यूपेशनल हो, तो उसकी वजह से ये जो है बैक्टीरिया आ सकता है बॉडी में, एंड उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया, वुड इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया हो सकता है। एंड एंटीबायोटिक्स जो इसके लिए देते हैं वो टेट्रासाइक्लिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एंड थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है। तो टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन। This completes our cholera. Now we move on to halophilic vibrio infections. तो हेलोफिलिक विब्रियो इन्फेक्शंस क्या है, दिस टॉलरेट मोर देन 6% ऑफ सॉल्ट, एंड दिस इज़ इन मरीन इन्वायरमेंट। तो लेट समर और अर्ली रेनफॉल में बैक्टीरिया जो वो ज़्यादा हाई होता है एरिया में, लेट समर एंड अर्ली रेनफॉल में। दो वेर एज विब्रियो कॉलरा टॉलरेट अप टू 6%। तो विब्रियो कॉलरा 6% तक टॉलरेट करता था, 6% से भी ज़्यादा करता था। तो हेलोफिलिक विब्रियो इन्फेक्शंस, देर एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोफिलिक विब्रियो इज विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस। विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस इसमें जो फर्स्ट जो है वो जापान में होता है, इंडिया में ये कोलकाता में होता है। पैराहिमोलाइटिकस में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आती है, तो फूड बॉर्न गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। रॉ फूड्स होता है ये ऑयस्टर, रॉ ऑयस्टर से किस में आउटब्रेक हुआ था, मेक्सिको में, ड्यू टू नॉन ओवन एंड 1O139 विब्रियो कॉलरा, ये यहाँ पर हुआ ना। एंड हिमोलाइटिकस भी रॉ फूड ऑयस्टर्स की वजह से हुआ। एंड कॉमन इज़ वाटरी डायरिया होता है इसमें, एंड रेयरली डाइसेंट्री होगी विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो डाइसेंट्री भी हो सकती है विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कॉमनली वाटरी डायरिया कॉज करता है बस। डाइसेंट्री विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकता है।
एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल देर इज वुंड इन्फेक्शन सेप्सिस एंड ओटाइटिस, तो सेम ही ओटाइटिस वुंड इन्फेक्शन सेप्सिस इट इज़ बट इट इज़ रेयर। देन उसके बाद ट्रीटमेंट इज़ सेम एज कॉलेरा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो होता है वो मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होता है। सिवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग डिजीज। अगर ये डिजीज़ है डायबिटीज़ की, प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ है, आयरन ओवरलोड है, इम्यूनोसप्रेशन है, आयरन ओवरलोड, इम्यूनोसप्रेशन अंडर प्रिवेंटिंग प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़, डायबिटीज़, तो इन सब में जो सिवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड एक्सटेंशनल मैनिफेस्टेशन है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं हम इसमें। डॉक्सीसाइक्लिन और मैक्रोलाइड आर द ड्रग ऑफ चॉइस, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मैक्रोलाइड। डॉक्सीसाइक्लिन प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन फॉर प्रूवन बैक्टीरीमिया, तो बैक्टीरीमिया है तो डॉक्सीसाइक्लिन प्लस सेफ्ट्रियाक्सोन एंड वन ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन और मैक्रोलाइड। पैराहिमोलाइटिकस का लैब डायग्नोसिस इज सिमिलर टू विब्रियो कॉलेरा। इसमें मॉर्फोलॉजी वो कैप्सुलेटेड है, फ्रेश आइसोलेट्स में बाइपोलर स्टेनिंग होगी, ओल्डर ओल्डर कल्चर में प्लियोमॉर्फिज्म शो होगा। तो फ्रेश आइसोलेट्स में देर इज बाइपोलर स्टेनिंग एंड द ओल्डर कल्चर में देर इज प्लियोमॉर्फिज्म, ओल्डर कल्चर में प्लियोमॉर्फिज्म, फ्रेश में बाइपोलर स्टेनिंग, कैप्सुलेटेड है ये। मोटाइल है पेरीट्राइकस फ्लैजेला की वजह से, बट डार्टिंग मोटिलिटी नहीं होगी इसमें। टीसीबीएस में ग्रीन कलर्ड कॉलोनीज, सुक्रोज नॉन फर्मेंटर है, ये नॉन फर्मेंटर है तो ग्रीन कलर्ड कॉलोनीज आएगी। देन द कानागावा फिनोमिना इज बीटा हिमोलाइसिस होती है वगाट्सुमा अगार में। वगाट्सुमा अगार में बीटा हिमोलाइसिस करेगा तो स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप हाई सॉल्ट ब्लड अगार है ये। वगाट्सुमा अगार क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ हाई सॉल्ट ब्लड अगार, तो हाई सॉल्ट ब्लड अगार इज वगाट्सुमा अगार, उसमें हाई सॉल्ट है तो ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, हिमोलाइटिक्स मोर देन 6% टॉलरेट कर सकते हैं ये। एंड बीटा हिमोलाइसिस होगी उसमें तो कानागावा फिनोमिना शो होता है। टीसीबीएस में ग्रीन कलर कॉलोनीज बनती है, सुक्रोज नॉन फर्मेंटेड, मोटाइल है पेरिट्रैकस फ्लैजेला की वजह से, डार्टिंग मोटिलिटी नहीं है, कैप्सुलेटेड है, फ्रेश आइसोलेट्स में बाइपोलर स्टेनिंग है एंड ओल्डर में ये प्लियोमॉर्फिज्म शो करेगा। देन ब्लड अगार में स्वार्मिंग ग्रोथ शो होगी, यूरियस टेस्ट इसका पॉजिटिव होगा। जो हमारा आईसीयूटी था विब्रियो कॉलेरा के लिए, उसमें वो आईसीयूटी में आई पॉजिटिव, इंडोल पॉजिटिव, सी सिट्रेट इज वेरिएबल, यू यूरियस वाज नेगेटिव, इधर यूरियस पॉजिटिव है एंड टी उधर A/A नो गैस नो H2S था, इधर दे नहीं रखा। देन यूरियस टेस्ट इज पॉजिटिव फ्यू स्ट्रेन्स के लिए, यूरियस टेस्ट इज पॉजिटिव। सॉल्ट टॉलरेंस टेस्ट जो है वो रेजिस्ट मैक्सिमम ऑफ 8% NaCl, तो ये 8%, मोर देन 6% का था तो ये 8% जो है वो टॉलरेट कर सकता है। देन उसके बाद इन आइडेंटिफिकेशन इज माल्डीटॉफ एंड विटेक से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, माल्डीटॉफ एंड विटेक से आइडेंटिफाई करते हैं इसको हम। तो फिर नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट, वल्निफिकस। तो वल्निफिकस इज लेटिन वर्ड मीन्स वूंड मेकर। वल्निफिकस मीन्स वूंड मेकर, दिस इज रेयर एंड मोस्ट सिवियर। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज प्राइमरी सेप्सिस हो सकते हैं, तो इन पेशेंट्स विद प्राइमरी सेप्सिस, इन पेशेंट्स विद लिवर डिजीज, आयरन हाई, मतलब आयरन ओवरलोड हो, लिवर डिजीज और रीनल इनसफिशिएंसी और इम्यूनिटी लो हो। तो इम्यूनिटी लो, आयरन हाई, लिवर डिजीज और द रीनल इनसफिशिएंसी, इन सब में प्राइमरी सेप्सिस। प्राइमरी वुंड इन्फेक्शन इज प्राइमरी एरिथमेटस स्वेलिंग हो सकती है, प्राइमरी वुंड इन्फेक्शन कॉज करेगा तो उसमें प्राइमरी एरिथमेटस स्वेलिंग हो सकती है, सेलुलाइटिस हो सकता है, वेसिकुलर और बल्बर नेक्रोटिक लेजन्स, वेसिकुलर और बल्बर और नेक्रोटिक लेजन्स हो सकते हैं, लेजन्स, एरिथमेटस स्वेलिंग हो सकती है, सेलुलाइटिस। तो ये अंडरलाइंग डिजीज़ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब विदाउट अंडरलाइंग डिजीज़ भी हो सकता है। तो प्राइमरी सेप्सिस इज विद अंडरलाइंग डिजीज़, ये वाली सारी। एंड जो प्राइमरी वुंड इन्फेक्शन है वो अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं चाहिए उसको होने के लिए। देन देर इज़ ट्रीटमेंट इज़ अर्ली antibiotics, wound debridement and general supportive care, wound debridement and the early antibiotics, this is for the treatment vibrio vulnificus के लिए। this is sensitive in vitro to the tetracycline, fluoroquinolones and third generation cephalosporin, तो ये तीन drugs हैं। then lab diagnosis is by culture from the blood and the cut lesions, तो उससे हम कल्चर कर सकते हैं। फर्मेंट्स लैक्टोज, लैक्टोज फर्मेंट करेगा तो डिफरेंट फ्रॉम अदर विब्रियोज, विब्रियोज जो लैक्टोज फर्मेंट नहीं करते हैं ना, विब्रियो कॉलेरा में भी हमने देखा था कि पहले पेल कॉलोनीज होती हैं, लेट लैक्टोज फर्मेंटिंग की वजह से पिंक कॉलोनीज बनती है। इधर फर्मेंट्स लैक्टोज, इट फर्मेंट लैक्टोज एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए माल्डीटॉफ एंड विटेक सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो यूज़ होते हैं। देन उसके बाद एक थर्ड एग्जांपल, हमने फर्स्ट पढ़ा पैरामिलाइटिकस, फिर हमने वल्निफिकस पढ़ा एंड हेलोफिलिक का थर्ड एग्जांपल इज एल्जिनोलाइटिकस। एल्जिनोलाइटिकस में आई है, ईयर है, वुंड है, इन सब में इन्फेक्शंस है। तो एल्जिनोलाइटिकस कॉजेस आई, ईयर एंड वुंड इन्फेक्शंस, आई, ईयर एंड वुंड इन्फेक्शंस। देन जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है, मीडिया है एंड कंजक्टिवाइटिस, तो ओटाइटिस एक्सटर्ना, मीडिया एंड कंजक्टिवाइटिस, तो ये आई एंड ईयर हो गया। एंड रेयर इज बैक्टीरीमिया इन इम्यूनोसप्रेसर, इम्यूनोसप्रेस्ड है तो फिर वहाँ पर बैक्टीरीमिया कॉज होगा।
एंड सॉल्ट टॉलरेंट है, मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट है, इट इज़ मोर देन 10% सॉल्ट भी टॉलरेट कर लेता है। माल्टीटॉफ एंड न्यूटेक से आइडेंटिफिकेशन होगी। डिजीज इज सेल्फ लिमिटिंग, अदरवाइज टेट्रासाइक्लिन एंड ड्रेनेज इज यूज। तो टेट्रासाइक्लिन देते हैं ड्रग एंड ड्रेनेज इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट, वरना सेल्फ लिमिटिंग है मोस्टली। देन वी कम टू द फाइनल टॉपिक विच इज़ एरोमोनाज इन्फेक्शन। एरोमोनाज अर्लियर विब्रियोनेसिया फैमिली में था, बट नाउ इट इज़ इन एरोमोनाडेसिया। क्यों? तो जो एरोमोनाज हाइड्रोफिला है वो रेड लेग डिजीज़ कॉज करता है इन फ्रॉग। दिस इज जस्ट अ नोट। एरोमोनाज हाइड्रोफिला जो है वो रेड लेग डिजीज़ कॉज करेगा फ्रॉग में। जो पैथोजेनेसिटी इन ह्यूमंस है एरोमोनाज की, इट इज़ ड्यू टू टिश्यू अधेरेंस ड्यू टू द एस्लेयर एंड फिम्ब्रिया। एस्लेयर और फिम्ब्रिया जिसकी वजह से टिश्यू अधेरेंस होती है। कैप्सुलर पॉलीसेट्राइड है जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस नहीं हो सकती, तो कैप्सूल की वजह से फैगोसाइटोसिस नहीं होती। एस्लेयर और फेमरिया की वजह से एडेशन होता है। एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है एंड एंडोटॉक्सिन इन द एलपीएस लेयर। एक्सोटॉक्सिन्स लाइक द एरोलाइसिन, फॉस्फोलाइपेजेस, हेमोलाइसिन्स, द एंटेरोटॉक्सिन, द साइटोटॉक्सिन। तो ये सिमिलर है शिगा टॉक्सिन के। तो ये सब सिमिलर है शिगा टॉक्सिन के वैसे, तो ये एक्सोटॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है। तो एरोमोनास के लैब डायग्नोसिस इज आइडेंटिफिकेशन बाय माल्टीडॉफ एंड विडेक, और बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में ऑक्सीडेज एंड कैटालेस पॉजिटिव, तो विब्रियो कॉलेरा भी ऑक्सीडेज एंड कैटालेस पॉजिटिव था, एंड ये भी ऑक्सीडेज एंड कैटालेस पॉजिटिव है। देन द क्लिनिकल इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करेगा वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड डायसेंट्री। तो वाटरी डायरिया कॉलरा में भी था, वॉमिटिंग कॉलरा में भी था, फीवर जनरली एब्सेंट था कॉलरा में, एंड डायसेंट्री एंड पेरिटोनाइटिस। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड पेरिटोनाइटिस ये दोनों कॉज करता है एरोमोनास। देन उसके बाद म्यूकोस मस्कुलोस्केलेटन मस्कुलोस्केलेटल एंड वुंड इन्फेक्शन। मस्कुलोस्केलेटल एंड वुंड इन्फेक्शन कॉज करेगा। बैक्टीरिया होगा इम्यूनो सप्रेस्ड पर्सन में या लो इम्यूनिटी पर्सन में। एपिग्लॉटिस फेरेंज एपिग्लॉटाइटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। एपिग्लॉटाइटिस, फेरेंजाइटिस एंड न्यूमोनिया। तो ये तीन चीज़ कॉज करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लिनिकली 85% ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शंस इज बाय एरोमोनाज हाइड्रोफिला। हाइड्रोफिला जो रेड लेग डिजीज इन फ्रॉग भी कॉज करता है, वैसे ऊपर नोट भी पढ़ा था हमने अभी। एरोमोनाज हाइड्रोफिला, एरोमोनाज कैविए, एरोमोनाज वेरोनाe। तो ये अदर स्पीशीज आर फ्रॉम द इन्वायरमेंटल सोर्सेज एंड एनिमल्स, पर जो ह्यूमन इन्फेक्शन कॉज करता है वो एरोमोनाज हाइड्रोफिला, एरोमोनाज कैविए, एरोमोनाज वेरोनाe करते हैं। देन उसका ट्रीटमेंट इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन। ऑल्टरनेटिवली वी कैन यूज कॉट्रीमॉक्सिजोल एंड सेफीपाइम। the then there is a note, प्लाज्मिड मीडिएटेड ड्रग रेजिस्टेंस। जो प्लाज्मिड से ड्रग रेजिस्टेंस आ रही है वो इसमें होती है, जैसे इंक्लूडिंग द बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन। बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन वाली ड्रग रेजिस्टेंस भी होती है। तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय।